ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। नज़र डाल लेते हैं इस वक्त बाज़ारों में क्या हो रहा है, क्या गतिविधियां हैं इस वक्त। चूँकि एग्री कंपोनेंट लाल निशान पे दबाव है, एग्री कमोडिटीज़ में गिरावट देखने को मिल रही है। प्रेशर थोड़ा सा हावी है यहाँ पर एग्री कमोडिटीज़ के अंदर। कहाँ पर ये गिरावट देखने को मिल रही है वो देख लेते हैं। कैस्टर सीड 16 रुपये की गिरावट है, आधा फीसद लुढ़का हुआ है। चने ने जो अभी मजबूती ली हुई थी फिसलता हुआ ऊपरी स्तरों के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि आने वाले 3 दिन छुट्टी के हो सकते हैं, इसीलिए शायद एग्री कंपोनेंट जो है सारा ही लाल है। यहाँ पर जो हल्की फुल्की बढ़त हमने गुरुवार को देखी थी वो भी यहाँ पर फिसलते हुई दिखाई दी है। पूरी तेजी निकल चुकी है हफ्ते की यहाँ पर, और चना इस वक्त केवल 5 रुपए की मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। 4100 रुपए के ऊपर गया था इंट्राडे में आज मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन के दौरान, लेकिन जैसे जैसे कारोबार आगे बढ़ा तो दोपहर के इस सेशन के अंदर हमने इसको 4100 रुपए के नीचे आते हुए देखा है। 4090 रुपए के आसपास इस वक्त ट्रेडिंग। वहीं कपास खली की अगर हम बात करें तो कपास खली यहां पर आज प्रॉफिट बुक करती हुई 2000 रुपए के ऊपर के भाव थे कपास खली के, वो अब 2000 रुपए के नीचे आ गए हैं। 1990 रुपए के आसपास कपास खली जून का वायदा कारोबार कर रही है। ग्वार के अंदर लगातार दबाव बना हुआ है। हालांकि गुरुवार को हमने ग्वार की कीमतों के अंदर थोड़ा इजाफा आते हुए देखा था, थोड़ा सा बाउंस आया था, लेकिन अब एक बार फिर से वहां पर हम गिरावट देख रहे हैं। ग्वार सीड में भी गिरावट है, 1% से ज्यादा लुढ़का हुआ है ग्वार सीड का कारोबार, इसमें एक गिरावट बड़ी दिखाई दे रही है। डिमांड नहीं है आगे। मॉनसून के अंदर जो खबरें निकल करके आई हैं 4 से 5 दिन का डिले जरूर है, लेकिन ओवरऑल मॉनसून बेहतर रहेगा। प्रोडक्शन की फिगर्स एक्सपेक्टेड है काफी अच्छी आएंगी, और पिछले साल भी काफी अच्छा था, बिल्कुल डिमांड ही नहीं निकली। और ये भी आंकलन आ रहा है कि जो प्रोडक्शन पिछले साल देखने को मिला था वो भी कंज्यूम नहीं हो पाया है पिछले साल, और वो भी खपत नहीं देखने को मिली है। कैरी फॉरवर्ड कम होने के बजाय बल्कि बढ़ा है। तो वहीं खाद्य तेलों के ऊपर हम दबाव देख रहे हैं। सरसों यहां पर लाल निशान के साथ, रिफाइंड सोया के अंदर गिरावट है, 1% के आसपास लुढ़का हुआ है रिफाइंड सोया। सोयाबीन भी लुढ़का हुआ है। हल्दी यहां पर लुढ़क करके थोड़ी सी संभलती हुई दिखाई दे रही है। हल्दी में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर दिखाई देती है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में अनुज गुप्ता हैं एंजल ब्रोकिंग से। अनुज, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। अनुज, मेरा पहला सवाल आपसे, ओवरऑल एग्री कंपोनेंट आपको कैसा लगता है? सुरेश जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, एग्री कमोडिटीज में आज कैसे की एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, मगर जिस तरह का ट्रेंड बना था लास्ट वीक, हमें लगता है कि वो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। हालांकि लॉकडाउन ओपन हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ डिमांड जो है वो देखने को मिली थी। हमें लगता है कि अगर हम मेडिकल पर देखें तो हमें लगता है कि रिफाइंड या फिर सरसों, इवन हमने स्पाइसेस के अंदर भी तेजी आते हुए देखी थी। हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक में भी ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। अनुज, चूंकि एक बड़ा ही जो फिगर्स और जो घटनाक्रम इस वक्त देखने को मिल रहा है वो एग्री कंपोनेंट के फ्यूचर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। मेरे बहुत सारे एनालिस्ट से भी इस दरमियान पर बातचीत हुई है, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से भी बातचीत हुई। इस वक्त अगर हम देखें तो लॉकडाउन ठीक है, इकोनॉमिक गतिविधियां चालू हो रही हैं, तो क्या वाकई में आपको लगता है कि इससे एग्री कंपोनेंट की डिमांड जनरेट होगी? मेरा पहला सवाल। दूसरा, जहां पर पहले बल्क कंजम्पशंस देखने को मिलती थी, कंजम्पशंस होती थी आपके शादी ब्याह के अंदर, समारोह के अंदर, छोटे बड़े पार्टीज ऑर्गेनाइज होते थे, छोटे बड़े समारोह ऑर्गेनाइज होते थे, अब वो ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे हैं इस साल, तो एटलीस्ट कम से कम 2020 के अंदर। वहां से एक तो डिमांड खत्म हो रही है। दूसरा, जो प्रवासी मजदूर शहरों को छोड़ करके वापिस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, जो डेली कंज्यूम करते थे इन एडिबल कंपोनेंट्स को, चाहे वो दालें थी, आटा था, गेहूं था, अनाज था, खाद्य तेल थे, अब वो उनकी जो डिमांड है वो अब इनकी शायद ही मात्र 20 से 25% रह जाएगी जब वो अपने घरों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो एक बड़ी डिमांड की कमजोरी और कमी हम यहां पर नहीं देख रहे हैं क्या? क्या ऐसा नहीं लगता कि शायद साल 2020 के अंदर अभी की जो एग्जिस्टिंग डिमांड थी, जो जनवरी के अंदर हम डिमांड देखते थे एग्री कंपोनेंट्स की,
वो करीब करीब 60% रह जाएगी। 40% डिमांड जो है वो खत्म हो जाएगी और वो 40% का जो सप्लाई एक्स्ट्रा पीछे बैकएंड के ऊपर बचेगा तो वो प्राइजेस को ऊपर नहीं उठने देगा। क्या ऐसा नहीं लगता है क्या? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो समारोह की डिमांड या जो बल्क में डिमांड आती थी वो डेफिनेटली यहाँ पर कम रहेगी। अगर हम देखें तो जो डोमेस्टिक डिमांड या फिर जो रिटेल डिमांड हम बोलते हैं वो भी यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर 20 से 30% यहाँ पर कम रहेगी, क्योंकि जो डेली कंज्यूम वाले लोग थे वो अपने अपने गाँव को चले गए हैं। हालांकि वो गाँव में जाकर भी वो डिमांड उसकी वहाँ पर बढ़ सकती है, मगर जिस तरीके से हम बल्क की डिमांड कर रहे हैं वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। हालांकि जो रेस्टोरेंट वगैरह ओपन हुए हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर एक डिमांड फैक्टर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मगर डेफिनेटली 2020 में जहाँ हमने क्रूड की डिमांड कम होती हुई देखी है, जहाँ पर हमने इंडस्ट्रियल कमोडिटीज की डिमांड कम होते हुए देखी, तो डेफिनेटली एग्री कमोडिटीज की जो डिमांड है वो इस साल यहाँ पर एज कम्पेयर काफी कम रहेगी, क्योंकि मेन अगर हम देखें तो समारोह की वजह से या बड़े फंक्शन की वजह से भी डिमांड यहाँ पे कम रहती है। तो मुझे लगता है कि उसका भी असर यहाँ पे रहेगा। तो डेफिनेटली 2020 में डिमांड कम रहेगी, मगर अगर हम लेवल वाइज भी देखें, क्योंकि जब भी भाव नीचे आते हैं तो हम एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखेंगे। जिस तरीके से इंडस्ट्रियल धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं, तो हो सकता है कि हम अगर देखें तो लेवल वाइज भी देखें तो अगर लोअर स्तर पर आते हैं तो जो इंडस्ट्रियल ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आएंगे, कि इंडस्ट्री तो रन होगी ही। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल के तौर पर अगर देखें तो डिमांड देखने को मिल सकता है, मगर डेफिनेटली 2020 में डिमांड जो है वो एज कम्पेयर पिछले सालों के मुकाबले 20 से 30% मुझे लगता है कि कम देखने को मिल सकती है। मेरा पहला सवाल आपसे एडिबल ऑयल को लेकर के, सरसों और रिफाइंड सोया में आपको क्या लगता है, अगर हम इन सारे फंडामेंटल्स को देखें तो ये लेवल्स आपको बिकवाली के लिए सही लगते हैं, या लगता है कि नहीं ये अपॉर्चुनिटी है, खरीदारी करना चाहिए, बॉटम्स हैं? और सरसों करीब 4300 रुपये के आसपास, जुलाई वायदा 4300 रुपये के नीचे, और यहाँ इन लेवल्स के ऊपर सरसों में खरीदारी की जाए और रिफाइंड ऑयल के अंदर खरीदारी की जाए, या ये लेवल्स बिकवाली के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि डिमांड नहीं निकलेगी? देखिए, एडिबल ऑयल में सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जो हम इंपोर्ट करते हैं वो इस बार काफ़ी कम है। हम एडिबल ऑयल काफ़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो इंपोर्टेड एडिबल ऑयल है वो भारत में नहीं आएगा। तो डोमेस्टिक जो सप्लाईज हैं, जो डोमेस्टिक डिमांड है वो यहाँ पर बनी रहेगी, जिसकी वजह से हमने सरसों के अंदर अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है। और फिर सरसों एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सभी लोग इसको जनरली यूज करते हैं, सरसों के तेल को। तो सरसों की जो डिमांड है वो यहाँ पर अच्छी मिल सकती है, और एडिबल ऑयल का इंपोर्ट कम होने की वजह से सोयाबीन तेल या बाकी एडिबल ऑयल जो भारत में होते हैं एडिबल प्रोडक्ट, वो यहाँ पर उनकी डिमांड देखने को मिल सकती है। तो और हमने देखा भी है कि बजट के अंदर भी सरकार ने यही कहा था कि इस बार तिलहन पर आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, तिलहन पर आत्मनिर्भरता हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस साल डोमेस्टिक एडिबल ऑयल जो कंपनीज हैं, जो मिलर्स हैं, वो कृषि जो करेंगे, उनकी डिमांड लोकल लेवल पर काफ़ी अच्छी रहेगी, जिससे हमें लगता है कि आने वाले समय में डोमेस्टिकली अगर देखें तो एडिबल ऑयल की डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि क्रशिंग डोमेस्टिकली ज़्यादा होगा। तो मुझे लगता है कि रिफाइंड और सरसों के अंदर, सोयाबीन के अंदर एक अच्छी डिमांड यहाँ देखने को मिल सकती है। हालांकि इसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे लॉकडाउन ओपन होगा तो थोड़ा अराइवल्स भी रहेंगे, मगर डेफिनेटली जब इंडस्ट्रीज ओपन होंगी, मिलर की डिमांड निकलेगी, तो एक क्रशिंग करने के लिए डिमांड जो है वो रह सकती है। तो शॉर्ट अभी मुझे लगता नहीं है कि रिफाइंड में या सरसों के अंदर शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लोअर लेवल्स पर है। इनिशियली अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म में बात करें तो रिफाइंड हमें लगता है कि ऊपर में करीबन 800 रुपये को देख सकता है, टेस्ट कर सकता है, और सरसों करीबन 4450 से लेकर 4500 तक के लेवल को देख सकता है। तो मुझे लगता है कि रिफाइंड और एडिबल ऑयल्स में बिकवाली नहीं करना चाहिए। भाव नीचे आए तो बाई का ट्रेड ही बनाना चाहिए। ये टाइम टेन्योर क्या रहेगा? शॉर्ट टर्म माने तो ये माने कि मई का महीना, या इसमें जून का महीना भी शामिल है? देखिए, जून महीने की एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मीन्स हो सकता है, मीन्स आने वाले 15 से 20 दिन, 20 जून की एक्सपायरी रहती है, तो 10 जून तक मुझे लगता है कि यहाँ पर मोमेंटम रहना चाहिए। यानी कि 20 जून तक आप यहाँ पर बढ़त में हैं, और रिफाइंड जो है जून का वायदा 800 रुपये को टच कर सकता है, और मस्टर्ड सीड जो है वो 4500 रुपये के आसपास के लेवल्स दिखला सकती है। और इसके साथ साथ कपास खली को लेकर के आपको क्या लगता है? कपास खली में क्या करना चाहिए? कपास खली यहाँ पर खरीदारी करके चलें या फिर बिकवाली करके चलने से यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलेगा?
देखिए कपास के अंदर देखें तो अगर हम कॉटन की तरफ से स्टार्ट करें तो कॉटन के भाव हमने करीबन 2009 के स्तर पर इंटरनेशनली आते हुए देखे हैं और एलसीएस के अंदर भी करीबन 15,000 के आसपास के लेवल्स आ गए हैं। तो काफी गिरावट यहाँ देखने को मिली है। हालांकि ये भी एक तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और पशु चारे के तौर पर कॉटन सीड ऑयल को यूज किया जाता है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में थोड़ा डिमांड यहाँ पे रहेगा और अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर तेजी का माहौल ही बना है। तो डिमांड सेक्टर और इंडस्ट्रियल कमोडिटी के थ्रू मुझे लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम कॉटन सीड ऑयल के को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि ऊपर में करीबन 2000 से लेकर 2100 रुपए तक के लेवल कॉटन सीड में आ सकते हैं। हालांकि 2150 जो है काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 2300 रुपए तक आ सकता है। तो फिलहाल जिस तरीके का मोमेंटम है मुझे लगता है कि यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी कॉटन सीड ऑयल में रहना चाहिए। जी, और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ग्वार ग्वार आज काफ़ी बड़ा फिर एक बार नेगेटिव जोन के अंदर आया है और ग्वार तकरीबन 1.5% ग्वार गम लुढ़का हुआ है। ग्वार सीड में भी हम यहाँ पर जो गिरावट देख रहे हैं 1% के आसपास की देख रहे हैं। तो ग्वार का भविष्य क्या आप ये माने कि चला गया, इस पर बात भी करना शायद बेमानी हो सकता है। एक्सचेंजेस के ऊपर ग्वार के वॉल्यूम भी ख़त्म हो चुके हैं और फिजिकल मंडीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ जो ग्वार को लेकर के पहले उत्साह हुआ करता था वो अब उत्साह भी नहीं है। देखिए ग्वार एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी होल्डिंग लाइफ काफी ज्यादा है और अगर हम देखें तो पिछले 2-3 सालों से काफी होल्ड रहा है। फिजिकल मार्केट के अंदर में काफी स्टॉकिस्ट की तरफ से होल्डिंग होती हुई दिखाई दी है। और साथ में इस साल तो अगर देखें तो क्रूड की वजह से भी जो एक्सपोर्ट है ग्वार गम का वो बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि जो क्रूड की प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा रही है। और अगर हम अब करंटली देखें तो क्रूड की काफी रिफाइनरीज यूएस के अंदर बंद हो गई हैं जहां हम ग्वार गम एक्सपोर्ट करते थे। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है, मगर फिर भी हम अगर पिछले 10 दिनों को देखें तो 10 दिनों में काफी एक अच्छा मोमेंटम ग्वार गम में देखने को मिला है। ग्वार गम करीबन 5000 से उठकर करीबन 5300 रुपए तक आया है और ग्वार सीड करीबन 3200 रुपए से 3500 रुपए तक आया है। तो एक शॉर्ट टर्म में हमने एक बाउंस बैक आते हुए देखा है। हमें लगता है कि इन्हीं लेवल्स पे ये कंसोलिडेशन रहेगा। हालांकि ज्यादा मंदी हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि धीरे धीरे लॉकडाउन खुला है तो कुछ इंडस्ट्रियल डिमांड जो भारत में भी ग्वार पैक से देखने को मिलती है तो वो यहाँ पर आ सकती है। पेंट इंडस्ट्री से यहाँ पर हम देख सकते हैं डिमांड, गम इंडस्ट्री से हम डिमांड देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि काफी लोअर लेवल्स हैं तो एक बाउंस बैक रहेगा। हालांकि डिमांड 2020 में इस पर्टिकुलर सेगमेंट में भी काफी कम देखने को मिलेगी, मगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि ग्वार गम में करीबन 5500 रुपए तक के लेवल जल्दी देखने को मिलेंगे और ग्वार सीड में करीबन 3500-3800 रुपए तक के लेवल आ सकते हैं। हालांकि उन लेवल्स पे आने के बाद अगेन दिवाली देखने को मिलेगी, मगर काफी लोअर लेवल्स है और इंडस्ट्रियल थोड़ी सी अब खुलने स्टार्ट नहीं है। तो हमें लगता है कि एक बाउंस बैक यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है। बाउंस बैक आप देख रहे हैं, यानी कि ये क्या लेवल्स फिर खरीदारी के लिए ठीक है और स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करें? देखिए ग्वार गम के लिए हमें लगता है कि 4900 का स्टॉप लॉस पे बाय करना चाहिए। ऊपर में करीबन 5500 से लेकर 5600 तक के लेवल देखने को मिलेंगे और ग्वार सीड की अगर बात करें तो करीबन 3300 रुपए का स्टॉप लॉस में हमें लगता है कि ऊपर में 3500 से लेकर 3800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 3800 रुपये तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और हल्दी को लेकर के अनुज क्या लगता है, क्या इम्यून सिस्टम बढ़ाने की जो अभी बातें चल रही हैं और उसको लेकर के जो स्पाइस इंडस्ट्री है वो काफ़ी उत्साहित है, ऐसे में क्या लगता है हल्दी यहाँ पर चमकेगी क्या या फिर इसके अंदर मंदा देखने को मिलेगा? देखिए अभी हमने जो इधर तूफान देखा है उससे पश्चिम बंगाल और इधर कोलकाता वगैरह में काफी हमने डैमेज होता हुआ देखा है और उसका असर हम देख रहे हैं कहीं उड़ीसा में और फिर साउथ इंडिया में भी कुछ पड़ सकता है। तो चांसेस है कि जो हिट रहेगा वो स्पाइसेस पैक को भी हो सकता है। हालांकि हम जो मानसून की बात कर रहे हैं वो भी 1 जून से आता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आने वाले समय में जो सप्लाई है वो कुछ हिट हो सकती है। हालांकि अब जो एज अ टर्मरिक को अगर हम देखें हल्दी को तो मेडिसिन के तौर पर भी यहाँ पर काफी डिमांड देखने को मिली है और यहाँ पर लॉकडाउन अगर ओपन होता है तो चांसेस है कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो यहाँ बढ़ सकती है। हालांकि लेवल्स काफी लोअर है तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड रहेगा। हालांकि डिमांड जो है वो जैसा कि हम पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि एग्री कमोडिटीज की डिमांड 2020 में काफी कम रहेगी, तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट डिमांड जो है स्पाइसेस का वो इस साल काफी कम रहेगा। हालांकि हम करीबन 20 से 30% जो एक्सपोर्ट हम करते थे वो इस साल काफी कम हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अवेलेबिलिटी भारत में ज्यादा रहेगी, मगर डोमेस्टिक डिमांड की वजह से थोड़ा बाउंस बैक हो सकता है।
तो शॉर्ट टर्म में क्योंकि करंट लेवल्स काफी नीचे के हैं, तो हमें लगता है कि करंट लेवल से बिकवाली नहीं करना चाहिए। इसमें अगर ट्रेड करना है तो खरीदारी करके चले, ऊपर में 5500 से लेकर 5600 तक के लेवल आ सकते हैं, पर 5600 के लेवल से अगर मिलते हैं तो वहां पर अगेन हम बिकवाली आते हुए देखेंगे। तो फिलहाल जो करंट लेवल्स है वो मुझे लगता नहीं है कि बिकवाली करके चलना चाहिए। ठीक है अनुज, आप हमारे साथ बने रहें। वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पे हम बात करेंगे इंटरनेशनल कमोडिटीज की, सोने और चांदी की, कि सोने और चांदी के अंदर खरीदारी की क्या ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है या अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, निचले स्तरों का इंतजार करना चाहिए। लौटते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के तुरंत बाद।